विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आदिकालीन महाकवि चंद वरदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय को शामिल किया गया है और आने वाले कुछ वीडियोज में हम पद्मावती समय के आपके पाठ्यक्रम में शामिल चयनित छंदों की व्याख्या पर बात करेंगे। इससे पूर्व आज हम पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता चंद वरदाय और पद्मावती समय पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 वीर गाथात्मक कृतियों के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल नाम दिया है, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है और जिसके रचयिता चंद वरदाई है। चंद वरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो चरित्र नायक है, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनके मित्र और सभा कवि हैं और जो महत्व शिवाजी के साथ भूषण कवि का हो सकता है, इससे भी कई अधिक महत्व पृथ्वीराज के साथ चंद वरदाई का, क्योंकि चंद वरदाय एक दरबारी कवि ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सहायक, परामर्शदाता और योद्धा भी थे। वो कलम ही नहीं, तलवार के भी धनी थे और युद्ध में अपने वीरता का, युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते थे। चंद वरदाय के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं होने के कारण के जन्म के बारे में जो भी जानकारी है वो संदिग्ध है। ऐसा माना जाता है कि चंद वरदाय और पृथ्वीराज चौहान का जन्म और मृत्यु दोनों की एक ही दिन हुई थी। चंद वरदाय के जन्म के बारे में पृथ्वीराज रासो में एक छंद है जिसके अनुसार ढूंढाड़ में एक ढूंढा नामक दानव हुआ था और उस ढूंढा राक्षस के तेज से पृथ्वीराज चौहान का, उसकी हड्डियों से सूर सामंतों का और उसकी जीव्या से चंद का जन्म हुआ बताया जाता है। अब ये मान्यता कितनी प्रामाणिक है, इसके संबंध में कोई सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु के साथ चंद वरदाय की मृत्यु हुई। इस संबंध में ये माना जाता है कि जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले जाता है तो चंद वरदाय भी योगी का वेश बना करके वहां जाते हैं और वहां पर वो गोरी से पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाण की प्रशंसा करते हैं। शब्दभेदी बाण शब्द को सुनकर के उसके प्रमाण के अनुसार बाण चलाना, तो गौरी इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित होता है और पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण के प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। वहां पर कहा जाता है कि चंद वरदाय एक दोहा बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इस दोहे में बात कही गई कि 4 बांस 24 गज और उसके ऊपर 8 अंगुल, इतनी ऊंचाई के सिंहासन पर गोरी बैठा हुआ है और उसको सुनकर के पृथ्वीराज चौहान जो है
बाण चलाते हैं, गौरी की मृत्यु हो जाती है। गौरी के सैनिक जब पृथ्वीराज चौहान को, चंद्रवरदाई को मारने के लिए दौड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को कटार घोंप करके एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान। तो इन मान्यताओं के अनुसार, दोनों मान्यताओं के अनुसार चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के जन्म और मृत्यु की तिथि एक मानी जाती है, पर ये कितनी प्रामाणिक है ये नहीं कहा जा सकता। पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई का नाम चंद दिया गया है, चंद नाम का ही उसमें उल्लेख है, और वरदाई इनकी उपाधि थी। ऐसा माना जाता है कि चंद को देवी सरस्वती से कविता करने का वरदान प्राप्त हुआ था, और इसी कारण देवी से वरदान प्राप्त होने के कारण, देवी से सिद्धि प्राप्त होने के कारण ये वरदाई, वर दिया हुआ है जिसको कहलाए, और इसी कारण चंद के पीछे वरदाई जोड़ करके चंद्रवरदाई ने कहा जाता है। इनका नाम पृथ्वी चंद या पृथ्वी भट्ट माना जाता है। जन्म 1206 संवत में माना जाता है, और ये भट्ट जाति के जगात गोत्र के माने जाते हैं। चंद्रवरदाई के पिता का नाम मलह माना जाता है, और इनके 2 पत्नियां थी, कमला और गौरी, जिनके 10 पुत्र 1 पुत्री थी। जलहन इनके पुत्र का नाम है, और ऐसा कहा जाता है कि जलहन ने ही पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। जब चंद्रवरदाई गजनी जाते हैं तो उस समय पृथ्वीराज रासो अपने पुत्र जलहन को दे करके चले जाते हैं, और जलहन ही उसको पूरा करते हैं। पुस्तक इस संबंध में एक पंक्ति है कि पुस्तक जलहन हस्त दे चली गज्जन नरक काज। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जलहन ने इस पुस्तक को पूर्ण किया था। अब हम पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का आदि महाकाव्य है, और हिंदी साहित्य में पृथ्वीराज रासो का अहम स्थान है, गौरवपूर्ण स्थान है। यद्यपि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि इसके 4 रूप 4 संस्करण मिलते हैं, और उन चारों में से कौन सा मूल पृथ्वीराज रासो है इस संबंध में मतभेद है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका जो सबसे वृहद रूप है, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, उसमें 69 समय, और पृथ्वीराज रासो में समय जो है वो सर्ग या अध्याय के लिए प्रयुक्त हुआ है। 69 समय और 16,300 छंद है, तो ये एक बहुत विशाल ग्रंथ है। जबकि इसका जो मध्यम रूप है उसमें 36 समय, कुछ में 40 से 47 समय है, और लगभग 7,000 छंद है। इसके लघु रूप में 19 समय है, 2,000 पद और 3,500 श्लोक है, और जो सबसे लघुतम रूप है उसमें 1,300 श्लोक है। तो इनमें से कौन सा मूल पृथ्वीराज रासो है ये, और किसमें कितना अंश प्रक्षिप्त है? प्रक्षिप्त का अंश अर्थ होता है पीछे जोड़ा हुआ, तो कितना अंश चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया और कितना अंश बाद के कवियों ने जोड़ा उसमें, इसी कारण उसका रूप बदलता गया। तो इसी कारण इसकी प्रामाणिकता पर विचार करते हुए विद्वान जो है वो 3 वर्गों में बढ़ जाते हैं। कुछ इसको अप्रामाणिक मानते हैं, और इनमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, श्यामल दास है, मुरारी दान है। इनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो में दिए गए पात्रों के नाम, इसमें वर्णित घटनाएं और तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती हैं, इतिहास से असंगत है।
इसकी भाषा इतनी विविध रूपा है कि वो किसी एक कृति की नहीं हो सकती, और उसमें वो किसी एक कवि की नहीं हो सकती। भाषागत विविधता के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अनैतिहासिक, अप्रामाणिक कहा था, और ये इस संबंध में लिखा था कि इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं कि पूरा ग्रंथ ही जाली है। तो घटना वैषम्य, काल वैषम्य और भाषागत वैषम्य के कारण इन विद्वानों ने इसे अप्रामाणिक रचना मानी। दूसरा जो वर्ग है, जिसमें श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है, ये पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। और एक तीसरा वर्ग है जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मुनिजिन विजय है, सुनीति कुमार चटर्जी है, वो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। फिर भी हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस युग में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई, वह युग हिंदी भाषा और साहित्य के उद्भव का युग था, और हिंदी भाषा के शैशव काल में काव्यत्व की दृष्टि से इतनी प्रौढ़ और सर्वांग सुंदर काव्य की रचना चंद्रवरदाय की काव्य प्रतिभा का परिचायक है। और पृथ्वीराज रासो भावगत और अभिव्यंजनागत सौंदर्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है। भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की दृष्टि से ये एक उत्कृष्ट काव्य है, और इसमें काव्य के सभी लक्षणों का चंद्रवरदाय ने ध्यान रखा है। पृथ्वीराज रासो चरित्र प्रधान काव्य है, और इसके चरित्र नायक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा है, और पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के सभी पक्षों का उद्घाटन इसमें किया गया है। विशेष रूप से पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम, शौर्य, वीरता का बहुत ही सजीव व अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। और पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के माध्यम से कर्तव्य निष्ठा, देश रक्षा, देशभक्ति की बात भी इसमें कही गई है। पृथ्वीराज द्वारा लड़े गए अनेक युद्धों और उनके द्वारा किए गए अनेक व्यूहों का इसमें वर्णन हुआ है, और वीर भावना का चरमोत्कर्ष होने के कारण इस ग्रंथ में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। वीर रस इसका अंगी रस है, और ये एक वीर रसात्मक काव्य है। लेकिन आदिकाल में जो वीर होते थे वो रति प्रेमी भी होते थे, और आदिकाल में ये कहावत चल गई थी कि जाही की बिटिया सुंदर देखी, ताही के घर धरी हथिया, जाय धरी हथिया, कि जिसकी भी बिटिया सुंदर होती थी उसके घर पर राजा लोग जो थे, राजकुमार जो थे, वो हथियार लेकर पहुंच जाते थे उससे विवाह करने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान को भी इसमें अनेक विवाह किए, पृथ्वीराज चौहान के अनेक विवाहों का इसमें वर्णन हुआ है, और इसी कारण वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी इसमें सुंदर परिपाक हुआ है। अन्य रस भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। प्रकृति चित्रण भी इसमें हुआ है, और भाषा की दृष्टि से देखें तो इसकी भाषा जो है वो विविध रूपा है, और उसमें अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत, राजस्थानी, प्राकृत, अभ्रंश, पंजाबी, ब्रज, अवधी, अरबी, पारसी, इन सभी भाषाओं के शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो में भी लिखा है कि उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरसम षट भाषा पुराणम च पुराणम
कथितम मया, कि 6 भाषाओं का मैंने वर्णन किया है। और छंदों की दृष्टि से ये बहुत समृद्ध रचना है, इसमें 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और इसी कारण डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा है। ये पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त परिचय। अब हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल पद्मावती समय की बात करते हैं और उसके कथा सार को संक्षेप में समझते हैं। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का 20वां अध्याय 20वां सर्ग है और इसमें पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती के विवाह का वर्णन है। पद्मावती समय की जो कथा है वो कल्पित है, काव्य रूढ़ियों पर आधारित है, परंतु काव्यत्व की दृष्टि से अपन विचार करें तो वीर और श्रृंगार रस के उत्कर्ष का अनूठा उदाहरण पद्मावती समय को माना जा सकता है। इसकी कथा को संक्षेप में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कथा का आरंभ जो है पूर्व दिशा में एक समुद्र शिखर दुर्ग से होता है कि पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नाम का एक विशाल दुर्ग है और वहां पर यादव वंश के राजा विजयपाल शासन करता है। विजयपाल की एक रानी है जिसका नाम पद्मसेन कुंवर है और पद्मसेन कुंवर के गर्भ से एक अद्वितीय सुंदरी कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पद्मावती है। पद्मावती रूप में रति के समान है और जड़ और चेतन जो भी उसके सौंदर्य को देखता है उससे मुग्ध हो जाता है। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ राज उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी और उस समय एक तोता उसके होठों को बिंबा फल समझ करके उस पर झपटता है। तो पद्मावती उस तोते को पकड़ लेती है और मणियों से जड़े हुए पिंजरे में उसको बंद कर देती है। पद्मावती धीरे धीरे उस तोते के साथ घुल मिल जाती है। तोते को राम राम पढ़ाने लगती है, तोता भी उसको कहानियां सुनाने लगता है। एक दिन पद्मावती तोते से उसके देश के बारे में और उसके राजा के बारे में पूछती है तो तोता बताता है कि वो हिंदुस्तान में दिल्ली नामक स्थान का रहने वाला है और उस दिल्ली के जो राजा हैं वो चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान है जो अत्यधिक शूरवीर है और जो इंद्र के समान बलशाली है। उन्होंने साबुद्दीन गौरी को भी 3 बार युद्धों में पराजित किया है। तोते के मुख से पृथ्वीराज के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर के पद्मावती जो है वो पृथ्वीराज चौहान को अपने पति के रूप में वर्ण करती है। ये काव्य रूढ़ी है। काव्य रूढ़ी है कि पक्षियों से गुण कथन सुनकर के चित्र देख करके प्रेम की उत्पत्ति होना। तो ये इस प्रेम को कहा जाता है पूर्व राग। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग का एक भेद है पूर्व राग। तोते से पृथ्वीराज चौहान के रूप गुण की कथा सुनकर के पद्मावती के हृदय में पृथ्वीराज के प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है। इधर पद्मावती जब युवती होती है उसमें यौवन का आगम होता है तो विजयपाल उसके विवाह के लिए चिंतित होते हैं और अपने पुरोहित को बुला करके वो योग्य वर ढूंढने के लिए भेजते हैं। पुरोहित पद्मावती का विवाह
कुमुदमणि के यहाँ तय कर देता है और राजा कुमुदमणि के यहाँ से बारात सेना के साथ समुद्र शिखर के लिए रवाना हो जाती है। समुद्र शिखर में पद्मावती के विवाह की तैयारियां हो रही है, शहनाइयां गूंज रही है। राजकुमारी पद्मावती को जब ये पता लगता है तो वो अत्यंत बेचैन होती है, क्योंकि वह पृथ्वीराज के प्रति आसक्त हो चुकी थी, उन्हें पति रूप में वर्ण कर चुकी थी मन ही मन। तो वह तोते को बुला करके दिल्ली जाने के लिए कहती है और उनसे कहती है, तोते से कहती है कि पृथ्वीराज चौहान को जाकर ये कहना कि जब तक पद्मावती के शरीर में प्राण रहेंगे तब तक वह पृथ्वीराज के अतिरिक्त किसी का पति रूप में वर्ण नहीं करेंगे। इसी के साथ पद्मावती ने एक पत्र लिख करके तोते को दिया, जिसमें विवाह की तिथि संवत आदि के बारे में लिखा और लिखा कि वो इस तिथि को शिव मंदिर में पूजन के लिए आए कि वहां से उसका पृथ्वीराज चौहान वरण करे। पद्मावती का पत्र लेकर तोता दिल्ली पहुंचता है और पत्र को पढ़कर पृथ्वीराज चौहान जो है वो समुद्र शिखर के लिए सेना के साथ रवाना हो जाते हैं। पद्मावती नियत समय पर शिव मंदिर में पूजन के लिए आती है और वहां पर पहले से उपस्थित पृथ्वीराज चौहान पद्मावती का हाथ पकड़ करके उसे घोड़े पर बैठा करके वहां से ले जाते हैं। समुद्र शिखर में इस बात का समाचार फैल जाता है कि पद्मावती का अपहरण कर लिया गया है और समुद्र शिखर के राजा विजयपाल और कुमुदमणि की संयुक्त सेना पृथ्वीराज चौहान का पीछा करती है। पृथ्वीराज चौहान दोनों राजाओं को युद्ध में पराजित करते हैं और दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं तभी पृथ्वीराज की सेना पर शहाबुद्दीन गोरी का आक्रमण हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान बड़ी वीरता और पराक्रम से शहाबुद्दीन गोरी को भी पराजित करते हैं और शहाबुद्दीन गोरी को जो है अपने धनुष में उसी तरह से कैद कर लेते हैं जिस तरह से कोई बाज एक पक्षी को अपने पंजों में कैद कर लेता है। बंदी बना करके शहाबुद्दीन को ले आते हैं, बाद में उसको मुक्त कर दिया जाता है। दिल्ली पहुंच करके पृथ्वीराज चौहान जो है वो दुर्गा के मंदिर में पद्मावती के साथ मांगलिक विधि विधान के साथ विवाह करते हैं और इसके बाद पृथ्वीराज के सिर पर मुकुट पहनाया जाता है, मस्तक पर तिलक लगाया जाता है और विवाह का जो वो संस्कार है वो संपन्न होता है। तो इस तरह से पद्मावती समय में पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती के विवाह का वर्णन है। तो इसमें श्रृंगार रस है और श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग का इसमें वर्णन हुआ है। इसके साथ ही युद्धों का वर्णन होने से इसमें वीर रस का भी सुंदर परिपाक हुआ है। इसके साथ युद्ध के दृश्य होने के कारण रौद्र रस विविध रस का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो पद्मावती समय वीर और श्रृंगार रस के उत्कर्ष का अनूठा उदाहरण है और काव्यत्व की दृष्टि से एक समृद्ध समय है पृथ्वीराज रासो का। धन्यवाद।